नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। एक तरफ जश्न का तमाशा, दूसरी तरफ भावनाओं से खिलवाड़, नजरबंदी से भड़की महबूबा मुफ्ती। जस्टिस बोले आत्मसम्मान से समझौता नहीं, दिया इस्तीफा और मांगी माफी। घुसपैठ मामले में एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, ले लिया ये बड़ा एक्शन। एनसीआर में सुबह सुबह बदला मौसम, जमकर बरसते बादल, आज इन राज्य में आसमानी आफत का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 जवान शहीद, आर्मी ने एक्स्ट्रा फोर्स की रवाना। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें नजरबंद किया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ घाटी के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चौथी बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया है, जिसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। महबूबा की पार्टी ने सेमिनार के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी गई। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें नजरबंद किया गया है और उनके साथ पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं। ये सब कुछ 5 अगस्त की मध्य राशि क्रैकडाउन के नाम पर भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पीडीपी कार्यकर्ताओं को अलग अलग पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। घाटी में सामान्य हालत का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुहार कर रही है। हकीकत में केंद्र ने जो कदम उठाया उसमें डर साफ झलकता है। एक तरफ अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जश्न मनाने का होर्डिंग लगाया गया, तो दूसरी तरफ दमन के जरिए लोगों की वास्तविक भावनाओं को कुचला गया। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि 5 अगस्त से पहले बड़ी संख्या में पीडीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मतलब क्या है। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया। बीजेपी को तमाशा करने की पूरी छूट मिली है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों पर संज्ञान लेगा। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 को खारिज करते हुए जम्मू कश्मीर का कद राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश किया। इसके साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन भाजपा द्वारा जवाहर नगर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद दोनों अनुच्छेदों को निरस्त होने का जश्न मनाने के लिए नेहरू पार्क से SKICC तक एक रैली आयोजित करने का अनुरोध को अनुमति दी गई थी। प्रशासन के संदिग्ध दृष्टिकोण की हम कड़ी निंदा करते हैं और ये हर बार हमारे रुख की पुष्टि करता है। प्रशासन और देश दोनों नियमों या संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा निर्धारित राजनीतिक एजेंडे के अनुसार चलते हैं। पर महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का तमाशा करने की खुली छूट दी है और ये सब देश की जनता की राय को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। ये सामान्य स्थिति के दिखावे को उजागर करता है, अपने अवैध कार्यों को सही ठहराने के लिए एक फर्जी कहानी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में जस्टिस रोहित बी देव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वकीलों के सामने कहा कि वो आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित बी देव ने कहा कि व्यक्तिगत वजह से इस्तीफा दे चुके हैं। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में उस समय मौजूद एक वकील ने कहा कि जस्टिस रोहित बी देव ने कहा कि वो आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। जो लोग उस अदालत में मौजूद थे उनसे जज ने की क्षमा प्रार्थी और आप सब से माफी मांगता हूँ। उन्होंने दूसरे के लिए तेज आवाज में बोला कि वो सुधार चाहते हैं। वो कभी किसी को अपमानित या दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप सभी लोग मेरे परिवार की तरह हैं। वो सभी को अपने इस्तीफे के बारे में बताना चाहते थे। आप सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है। जस्टिस रोहित बी देव बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में जस्टिस थे। 2017 में अपॉइंटमेंट के समय वो महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल थे। 2019 में उन्होंने स्थायी जज बनाया गया।
2025 में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। न्यायमूर्ति देव ने उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व किया, जिसने पिछले साल ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई घटिया कागजी कार्रवाई और दोषीपूर्ण प्रक्रिया के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गोकल कोंडा नागा साईं बाबा को दी गई दोषी सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया था। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को एक अलग पीठ द्वारा नए सिरे से तय करने के लिए नागपुर पीठ को भेज दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से 4 महीने के भीतर मामले का फैसला करने का कहा। पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति देव ने 3 जनवरी के महाराष्ट्र सरकार के संकल्प के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके माध्यम से राज्य को नागपुर के निर्माण में लगे ठेकेदारों द्वारा गौड़ खनिजों के अवैध उत्खनन से संबंधित राजस्व विभाग द्वारा शुरू की गई थी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार भी दिया गया था। जनवरी में उन्होंने एक सट्टेबाजी और कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नागपुर पुलिस द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस का विरोध किया गया। नागपुर में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर करने के बाद दिहाड़ी मजदूरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सरकारी वकील की अदालत में याचिकाकर्ता से माफी मांगी और पीठ को आश्वासन दिया कि पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। बार और बैच ने बताया कि इस बयान के मद्देनजर कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। मई 2020 में न्यायमूर्ति देव ने कोविड-19 लॉकडाउन लागू करने की आड़ में पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई असामान्य और अपमानजनक सजाओं पर आपत्ति जताई। बार और बैच ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया था कि लॉकडाउन लागू करते समय किसी भी अतिरिक्त कानून उपाय या दंड का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल बॉर्डर पार करके भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी। इस मामले में एसएसबी ने कार्रवाई की है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब तक भारतीय जांच एजेंसी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल हो गई। इस बीच एसएसबी ने अपने 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया। खबर है कि इन दोनों जवानों ने उस बस की जांच की थी जिसमें सवार होकर सीमा और उनके बच्चे नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए। जानकारी के मुताबिक एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों जवानों पर लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई। दरअसल सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत आई थी। भारत और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ और उसकी सुरक्षा एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल करती है। इसलिए एसएसबी की तरफ से सीमा हैदर के भारत में घुसने की जांच की जा रही थी। इस मामले में दोनों जवानों के खिलाफ लापरवाही के मामले में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तब से सीमा जांच एजेंसी के रडार पर है। हालांकि उसकी और सचिन की प्रेम कहानी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच खबर फैली है कि सीमा हैदर सियासत की पिच और नई पारी शुरू करने वाली है। बताया गया कि एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने सीमा हैदर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। कहा तो ये भी गया कि सीमा हैदर ने भी इस निमंत्रण को मंजूर कर लिया है और वो चुनावी मैदान में भी उतर सकती हैं। हालांकि मामला तुल पकड़ता है उससे पहले ही रामदास अठावले की सफाई सामने आ गई। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता और उनको अगर टिकट देना ही है तो इंडिया से उनको पाकिस्तान टिकट हम देंगे, लेकिन ये पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं उठता है। गौरतलब है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी और नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई। सीमा का दावा है कि वो ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई। हालांकि ये शक भी जताया जा रहा है कि सीमा हैदर आईएसआईएस की एजेंट हो सकती हैं। इस मामले की एजेंसी जांच कर रही है। मौसम विभाग ने देश भर के मौसम का पूर्ण अनुमान लगाया है। इस बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं कुछ जगहों पर जलभराव से मुश्किलें बढ़ी हैं। दिल्ली का मौसम कब किधर पलट जाए कोई नहीं जानता। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के बाद एक बार लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क तालाब में
तब्दील हो चुका है। सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार एकदम धीमी है। आज कई राज्य में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ ऐसे ही हालातों के बीच शनिवार को दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में सुबह जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि दिल्ली में अगले 3-4 दिन तक काले बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के एनसीआर में आज बादल छाए रह सकते हैं। शनिवार को दिल्ली में सामान्य से मध्यम बारिश का पूर्ण अनुमान लगाया गया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। नोएडा और कई जगहों पर हुई भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। वहीं रविवार यानी 6 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होगी। इसके बाद 10 अगस्त से हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू होगा। यूपी के 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को वाराणसी और प्रयागराज में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश के इलाके में हो रही लगातार बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध के 14 गेट को खोल दिया गया है, जहां 1,25,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के नीचे बना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल डूब गया है, जिससे रास्ता बाधित हुआ है। बेतवा नदी के किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बने नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से मौसम का हाल लगातार बदलता रहा है। बीते शुक्रवार को प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवारा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। शनिवार को बीकानेर और जोधपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुए 4 साल पूरे हो गए, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान अब भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। उसकी ओर से भेजे गए आतंकियों के हमले में शुक्रवार रात 3 सेना के 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वापसी के एक दिन पहले प्रदेश में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। कई घंटे चली इस मुठभेड़ में सेना की 3 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पास के सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां वे शहीद हो गए। सुरक्षा बलों के जवानों आतंकियों की तलाश में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ऊंचाई वाले हलारन वन क्षेत्र इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस के संयुक्त दस्ते ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान पहाड़ी इलाके में छुपकर बैठे आतंकियों के अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आने से 3 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। अधिकारी के अनुसार आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी होते ही तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में सुरक्षा के 3 जवान घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रीनगर में सेना के चिनार कोर ने एक ट्वीट में कहा कि ऑपरेशन हलाड़ कुलगाम के हलाड़ की ऊंचाई चोटी पर आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना पर सुरक्षा बलों द्वारा 4 अगस्त 2023 को अभियान शुरू कर दिया गया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में 3 जवान घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। तलाशी अभियान जारी है। अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजकर तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।